प्लीज कंफर्म इट कि मेरी वॉइस सही आ रही है, बिकॉज इंटरनेट इशू हो गया तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। थम्स अप दे दे कोई बंदा कि आपकी वॉइस सही आ रही है। आई गेस सही होगी। सो हम देख रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ओके, थैंक यू। सो प्राइमरी में हमारे पास आ जाते हैं कि ऐसी जो डायरेक्टली सोर्सेज से आए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, और नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, अदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स वगैरह सारे के सारे हमारे प्राइमरी होते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि सेकेंडरी। सेकेंडरी ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स जो हमारे पास आते हैं इनडायरेक्टली, विच इनडायरेक्टली कम फ्रॉम प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बन के आते हैं। जब हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाके एयर से और वाटर से रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड के या सल्फर ट्राइऑक्साइड के जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन भी होती है। उसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसका CRQ हमेशा आता है। और 3 डेफिनेशन तो एक एक मार्क का आएगा, 3 मार्क्स का CRQ है। क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। एक लिस्ट है इनके। ओके, शिजा को क्लियर है। एबा, ओ सॉरी, कंजा का भी क्लियर है। हेबा को भी क्लियर है। अगदस हो गया क्लियर है। फाइन। अब मैं आपको लिस्ट बनवा रहा हूँ कि कौन से हमारे पास सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं। ओके, सो प्राइमरी में हमारे को पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, या सल्फर में सिंपली ये लिख रहा हूँ एस। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ओजोन भी आ जाती है। ओके, ओजोन हमारे पास वैसे बहुत ही बेनिफिशियल गैस है, लेकिन ओजोन अगर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर की जगह पे ट्रोपोस्फेयर में, मींस लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाए, तो इसके बहुत से डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं। फूड चेन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो भी हम आगे अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड सवाल आते हैं। ओके, सो मैं एसएलओस को खत्म करता जाऊंगा। इसका एक सवाल मैंने किया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके, सो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आ गए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी होते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, HNO3 आ जाता है हमारे पास। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास बनता है सल्फर की वजह से। ओके, H2SO4। ओके, यहाँ एक और चीज करूँ, मैं सल्फर के सामने रख रहा हूँ, कट पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट। चलो, मैंने ये किया नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, उनकी वजह से जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन रहा है वो मैंने लिख लिए नाइट्रिक एसिड है। और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से हमारे पास बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके ओजोन बनाते हैं हमारे पास। सो कार्बन से ओजोन तो नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये भी मत समझना कि आमने सामने लिखे हुए हैं ऐसा होता है। लेकिन नाइट्रोजन के सामने मैंने उसका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लिखा है, सेकेंडरी के सामने उसका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लिखा हुआ है। ओके, बाकी कार्बन का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन नहीं होता। ओजोन जबकि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रिएक्शन से बनता है। फाइन। उसके अलावा हमारे पास मीथेन भी आ जाती है, CH4 जो हम घर में नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, CH4 का हो या C2H8 का हो, मीथेन इथेन दोनों आ जाते हैं। ये भी हमारे पास प्राइमरी में आ जाते हैं, इनसे भी गैसेस रिलीज होती हैं। ओके, उसके अलावा सेकेंडरी में हमारे पास पेन भी आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पर ऑक्सी पर ऑक्सी एसिटाइल, है ना, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, तो ये भी हमारे पास सेकेंडरी में आ जाता है। उसके अलावा हम देखें कि प्राइमरी में एक दो और भी आ जाते हैं, CFC। इनको नहीं भूल सकते बिकॉज इन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन
हमारे ओजोन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया, तो इन्हें भूलना बहुत ही बुरी चीज है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, आगे देखेंगे इन्होंने कैसे हमारे पास डैमेज किया हुआ है। स्पेलिंग क्या होंगी यानी? फ्लोरो फ्लोरो में थोड़ी शायद गलती है, बाकी सही है। ओके, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं यहाँ पे, हमें बस हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आ जाता है। ओके, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तब भी हमारे पास आ जाती है एक गैस, सॉरी एक कंपाउंड आ जाता है जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाता है। ये 5-6 कुछ कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ऑक्साइड्स जो मैंने बताया, ऑक्साइड्स में बहुत से आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो ये 7-8 हो रहे हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, याद करना चाहे तो कर लो, अगर कॉन्सेप्ट है तो भी चल जाएगा, फाइन। ओके, उसके बाद हम आ रहे हैं आगे, एक और एसोलो करेंगे। 14.3 क्लियर है तो थम्स अप, आई गेस आप दे चुके हैं। एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स पे जाएंगे। 14.3 में, अच्छा अभी हमने किया नहीं इसको। 14.3 में हमने सिर्फ सेकेंडरी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया है। सो इसकी स्टार्टिंग अभी हो रही है। बस प्राइमरी और सेकेंडरी आपको जो क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए। जिनकी मैंने लिस्ट बना दी, ये वाला एसोलो क्लियर हो गया है। ओके, इनके सोर्सेज को डिस्कस करना है, इफेक्ट्स को डिस्कस करना है। ओके, तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ूं, मुझे अभी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी करना है। ओके, मैं जा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ ऑक्साइड कार्बन की। ओके, तो कार्बन के ऑक्साइड्स की जो सोर्सेस होते हैं जो कि हम देख रहे हैं ये वाला, इसकी सोर्सेस क्या हैं? सो सोर्सेस, सॉरी मैं हेडिंग देना चाहूंगा यहाँ से। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ओके, इनकी सोर्सेस को डिस्कस करेंगे तो सोर्सेस हमारे पास आ जाती हैं। सोर्सेस कार्बन की क्या हो सकती हैं? somebody please tell me। burning of fossil fuels, burning of fossil fuels in industries। इंडस्ट्रीज में देखो, ऑटोमोबाइल्स में देखो, डोमेस्टिक एरियाज में देखो, हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कर रहे हैं। ओके, एंड डोमेस्टिक एरियाज हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, डोमेस्टिक एरियाज में। उसकी वजह से हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड्स हमारे पास, इनकी सोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, हीटर्स वगैरह, वोल्केनिक इरप्शन भी इसकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्स है। ओके, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक, अब मैं नेचुरल बता रहा हूँ। ओके, वोल्केनिक इरप्शन। ओके, इसके अलावा फायर्स जो लगती हैं हमारे पास, फायर्स इन फॉरेस्ट, जो फायर्स लग जाती हैं सन रेज की वजह से, उनमें से जो गैसेस होती हैं वो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं। सो उनकी वजह से हमारे पास गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ओपन एयर फायर, वुड फायर, वो अच्छी है सर में सेम है ना, फायर टाइप सेम। ओके, सो ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की सोर्सेस सारी की सारी मैंने लिखवा दी हैं आप लोगों को। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, सोर्सेस तो हो गई, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन के ऑक्साइड पॉइजनस गैस है,
Wait for a while. ओके, सो सोर्सेस हो गए। अब हम जाते हैं इसके इफेक्ट्स की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं उनके इफेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। ओके, इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ तो आपको अच्छा सा एक क्लियर एटमॉस्फेयर मिल जाए। ओके, सो इफेक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के ये होते हैं कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, CO जो होती है वो एक पॉइजनस गैस है। ओके, पॉइजनस गैस से आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि ये जब हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट बंदा मर जाता है। ओके, ओके, विच डिक्रीजेस डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इससे अच्छा ये नहीं होगा ब्लॉक द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि वो सप्लाई ऑक्सीजन का ब्लॉक कर देती है। क्योंकि दोनों सेम है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ खुद बाइंड हो जाता है ना कार्बन। ये भी है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। एक तो वहां पे ऑक्सीजन डिक्रीज कर रहा है कि वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचने नहीं दे रहा। और ऑक्सीजन पहुंच क्यों नहीं रहा, रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ओके, सो ये हमारे पास हो गया कार्बन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डिक्रीज कर देता है बॉडी में। ओके, इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मे भी दूसरे एनिमल्स वगैरह में करता हो। आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट, सो मुझे नहीं पता। तो ये हमारे पास पॉइजनस गैस है जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। साथ ही साथ ये हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे पास कॉज करता है हेडेक। हेडेक को हेडेक, ओके, फैटिक कॉजेस करता है। फैटिक कहते हैं थकावट को, एक अजीब सी कैफियत हो जाती है बंदे का, कोई मन नहीं कर रहा होता कोई काम करूं। सफोकेशन। ओके, सफोकेशन इससे नहीं होती, हम्म। इससे सफोकेशन नहीं होती। ओके, हेडेक करवा देता है और अल्टीमेटली मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कर रहा है फैटिक सांस नहीं आएगी एंड सफोकेशन वैसे डेथ। नहीं। हाँ, वो भी होता है लेकिन इतना खास नहीं, डायरेक्टली डेथ हो जाती है। यहाँ लिख लो सफोकेशन करवाता है पहले, बाद में डेथ करा देता है। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के मैंने लिखे हैं। अभी अभी मैं लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बेनिफिशियल गैस है। ये हम सिर्फ पॉल्यूटेंट इसलिए कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज डिफोरेस्टेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस नहीं रहा हमारे एटमॉस्फेयर में, देयरफॉर इसकी इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है। ओके, और इज अ ग्रीन हाउस गैस whose concentration is harming या dangerous, okay, to our environment. Reason क्या दोगे, because it causes environment, because it causes global warming. ओके, ग्रीन हाउस गैस है जिस जो कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं आगे। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन नहीं होगा। हाँ, who's increasing concentration, okay,
इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज भी होगी तो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा रात के टाइम पे, ड्यू टू विच बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा अर्थ के अंदर। सो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, उसकी सोर्सेस और उसके इफेक्ट्स क्लियर हैं तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। सोर्सेस, ओके। अब जा रहे हैं सल्फर की सोर्सेज की तरफ। सही है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। इसकी सोर्सेज देखो और कार्बन की सोर्सेज देखो, दोनों सेम है। क्या कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, ऑटोमोबाइल्स में से प्रोड्यूस होता है, डोमेस्टिक एरियाज में भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शन, और ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है ना, ये वाला पूरा का पूरा सेम आ जाने जाएगा सल्फर के लिए। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से ये भी प्रोड्यूस होता है। फॉसिल फ्यूल कहाँ बर्न होते हैं? इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, डोमेस्टिक एरियाज में। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड आ जाते हैं हमारे पास। और ये फॉरेस्ट में फायर्स लगती हैं उसकी वजह से आ जाते हैं। और इसकी ये डिकम्पोजिशन जब हमारे पास होती है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तब भी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब कोई लिविंग थिंग वगैरह डिकम्पोज होती है तो समझो आपने कभी मरा हुआ कुत्ता देखा हुआ हो, वो जब मरा हुआ है तो उसकी डिकम्पोजिशन के बाद अजीब सी बदबू आ रही होती है। दैट इज नथिंग एल्स बट अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, बहुत ही गरीबी एग्जांपल थी बट देनी जरूरी थी। देना जाता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स इसके ये हैं हमारे पास के, ये हमारे पास कॉज करता है सफोकेशन। ओके, सफोकेशन, इरिटेशन सी फील होने लगती है, हमें मजा नहीं आ रहा होता, इरिटेशन फील करती है। ओके, इरिटेशन फील होती है हमें। उसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इट कॉजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके, सबको ही करता है बट स्पेशली ये जो करता है ना, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है टू एस्थमा पीपल। ओके, एस्थमाटिक, एस्थमेटिक पीपल, एस्थमा पीपल जो अस्थमा से जूझ रहे हैं उनके लिए ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है स्पेशली। और आ जाते हैं अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन भी सेम बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की वजह से, उसकी वजह से ही नाइट्रोजन के हमारे पास ऑक्साइड्स आ रहे हैं। ओके, एक और चीज मैं बताऊं कि NO जो होता है, NO, इसका MCQ आ चुका है। NO इज प्रोड्यूस्ड बाय थंडर लाइटनिंग। जब बिजली गरजती है ना, उससे हमारे पास NO होता है, NO प्रोड्यूस होता है। ओके, सो हाँ, ये हमारे पास हो गया NO, जो कि हमारे पास MC के तौर पे आता है कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो हमारे पास थंडर लाइटनिंग या बारिशों के मौसम में प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO। ओके, फोटोकॉपियर्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। and any other source of static फोटोकॉपियर्स एंड अदर सोर्सेस जो होती है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। जब देखते हैं बिजली जो गरजती है वो भी हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है ना, वहां पे हमारे पास ये आ जाती है, मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसकी सोर्स है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके अलावा हमारे पास ये आती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कहाँ होती है हमारे पास? वही पॉइंट आ जाता है कि इंडस्ट्रीज में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रही है, ऑटोमोबाइल्स में हो रही है, डोमेस्टिक एरियाज में हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो रही है। फाइन। उसके अलावा इसके कॉजेज अब देखेंगे हम।
ओके, सो ये ऑक्साइड्स ऑफ, इसके मैंने अभी लिखवाए थे आपको सोर्सेस। ओके, ये सोर्सेस थी हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। इसके इफेक्ट्स देखें तो ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट्स कॉज करती है कि हमारे पास सफोकेशन होती है, इरिटेशन होती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम एज जो हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, सफोकेशन, इरिटेशन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का हो, सेम इफेक्ट्स है हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स के। ओके, सो मैं सेम सेम करके बता रहा हूँ, मतलब एक का याद कर लो, दूसरे का खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्लियर है तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। आज ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सा है? जल्दी से थम्स अप, टाइम इज शॉर्ट। अब इंसिनरेशन आ जाता है हमारे पास। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो हमारे पास बैरूनी ममालिक हैं, फॉरेन वर्ल्ड, फॉरेन एरियाज, वहां पे ये होता है जो सॉलिड मटेरियल होता है हमारा, जो सॉलिड मटेरियल जो हमारे पास लैंड पॉल्यूशन कर रहा होता है, जो हमारे पास कूड़े के गुट्ठे बने हुए होते हैं, वहां से कूड़ा उठाते हैं और एक इंसिनरेटर में लेके जाते हैं, वहां पे हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड होता है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर में। ओके, मींस सॉलिड वेस्ट जो होता है उसका एक उसको खत्म करने का तरीका है इंसिनरेशन में उसे आग दे देना, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो दूसरी एनर्जीज में भी कन्वर्ट होती है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो ये इंसिनरेशन का एक छोटा सा पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसमें हमारे पास गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, पार्टिकुलेट मैटर में ये सारी की सारी गैसेस के तौर पे आ जाती हैं। सो ये तो हमारे पास हो गया कि वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह से, वेस्ट सॉलिड को किस तरह से जला रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे दूसरी इलेक्ट्रिकल या दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इसका प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन में इसका क्या है, तो इसमें मैंने कहा पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसमें मैंने अभी भी बताया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, डिफरेंट मैटर जो जल रहा है वो अपनी अपनी ऑक्साइड्स दे रहा है। ओके, तो वो जो पोल्यूशन हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है इंसिनरेशन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत से मुल्कों में इंसिनरेशन के अमल को बैन कर दिया गया है। इवन दो ये हमारे पास लैंड पोल्यूशन या सॉलिड पोल्यूशन जो है उसे कम करवा रहा है, लेकिन ये एयर पोल्यूशन करवा रहा है। सो क्या फायदा उस चीज का जो एक चीज पे हमारे कम करे, दूसरा पोल्यूशन बढ़ा दे। ओके, देन आ जाता है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज दे दो, उससे पहले मुझे थम्स अप दे दो, गवर्नमेंट को बाद में दे देंगे हम। माइक ऑन है। ओके अब ओके अब आ रहा है बच्चों वाला, इसलिए गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दो जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। सो मैं जिससे पूछूंगा प्लीज वो अपना माइक ओपन करे या चैट बॉक्स में प्लीज जल्दी से बता दे। बेनजीर, आप क्या स्ट्रेटेजी देंगे गवर्नमेंट को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी देंगे आप गवर्नमेंट को? जल्दी से हेबा एंड कंजा, आप दोनों से भी मैं अभी से पूछ रहा हूँ, तीनों के तीनों चैट बॉक्स में बता दें या यहाँ पे बता दें मुझे वॉइस पे ही। बेनजीर इज टाइपिंग, हेबा इज ऑल्सो टाइपिंग। यूसेज ऑफ एयर कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स, एयर कन्वर्टर्स को हम थोड़ा और स्पेसिफाई करो, बिकॉज एयर कन्वर्टर से क्या मुराद है? 3 R's स्ट्रेटेजी के रिड्यूस करो, रिसाइकल करो और तीसरा क्या था? रीयूज करो।
ओके, सो ये भी हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन कम होगा। एयर कन्वर्टर्स को थोड़ा और डिफाइन मुझे चाहिए, और साथ ही साथ कंजा एंड शिजा एंड अब्दुल्ला बैठे हुए हैं केस, आप तीनों भी मुझे जल्दी से टाइपिंग चैट पे बता दें। हाई क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, अगर सेइंग के बेटर, ऐसी फ्यूल्स को यूज करें जो हमारे पास कम गैसेस को रिलीज करें। ओके, जैसे कि हमारे पास मीथेन वगैरह हो गया, इथाइल वगैरह हो गया, इंस्टेड ऑफ ऑयल्स वगैरह जो अदर से फ्यूल्स यूज कर रहे हैं उनको यूज करने की जगह पे, पेट्रोल वगैरह को यूज करने की जगह पे ऐसे फ्यूल्स यूज करें जो कि कम गैसेस प्रोड्यूस करें या कम एयर पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज है, उसे हमें प्रमोट करना है। ये वीक रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। चाय की टाइम दे रहा हूँ तने इनके लिए। जल्दी जल्दी मजे है यार, सुन या सो बेनेजिर मींस कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऐसे कन्वर्टर्स हैं जो कि हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस में करवा देती हैं। सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वो हमारे पास नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगी। सो इस तरह से हमारे पास गैसेस जो हैं वो ऐसी आ जाएंगी जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट तो करेंगी लेकिन लेस अफेक्ट करेंगी। कैटालिटिक कन्वर्टर, या कंजा कह रही है फॉसिल फ्यूल स्टबल, व्हाट इज स्टबल? समझ गए? reduce burning of stubble. I guess you are saying fossil fuels. So fossil fuels की burning को जितना कम कर सकते हो उतना करो, जहाँ वेस्ट डंप किया जाए और वहीं उनको यूटिलाइज किया जाए। शिजा एलेबोरेटेड। आज अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, मजे की बात है। सो ओके, अब मुझे टाइम दो। स्क्रीन पे देखो कि कहाँ गए हम। सो ओके, ways through which air pollution can be controlled. Okay, आप सबने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन उनमें कुछ वीक रेस्पॉन्सेज में हैं और कुछ अच्छे भी हैं। अब अमूमन तौर पे हमारे पास आ जाते हैं तीन बताओ हमें। ओके, तो तीन बताने के लिए हमें पावरफुल बताने। ओके, पावरफुल में एक बेनजीर का मुझे पसंद आया कि यूज कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स। ओके, introduce use of catalytic converters in automobiles. Okay, introduce यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो कि हमारे पास मैंने बताया हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस में कन्वर्ट कर देंगी। ओके, क्रिएट ग्रीन स्पेसेस इन सिटीज। या हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं कम करने के लिए हम ज्यादा प्लांटेशन करें तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। ओके, बेस्ट। अब एक और आ जाता है कि इंट्रोड्यूस बोटोलॉजिकल लैब्स, इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड स्पेलिंग गलत है, इलेक्ट्रिक एंड सोलर व्हीकल्स। ओके, अब इनको फ्यूल की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ। ओके, सो इनमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल नहीं होगी। फाइन। उसके बाद आ जाता है तीसरा, मैं अगर कहूँ तो प्लांटेशन का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जाएगा। प्लांटेशन करो। ओके, जिसकी वजह से इंग्लिश उर्दू में लिख रहा हूँ। इनकी छत चाहिए। अरे इनको का नालो बोटोलॉजिकल लैब जरा एड़ो को चाहिए। promote plantation. Okay, which which reduces carbon dioxide, CO2। ओके, हेबा ने जो बताया 3 R's स्ट्रेटेजी वो भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और एक अच्छे वाले में जाएगी, कहेंगे एक बेस्ट रेस्पॉन्स में जाएगी। यूज यूज 3
3 R's स्ट्रेटेजी। ओके, असल में मैं थोड़ा पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इन्हें थोड़ा बयान भी करना होता है। ओके, इनके मैं कह दूंगे रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। ओके, इनसे मुराद ये होती है। 3 R's की होगी, और भी एक दो आपने अच्छा बताया होगा। एंड फेलियर ग्रेन आउट प्रोसेस, जहाँ एरियाज ऐसे बनाने नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे एरियाज बनाने चाहिए जहाँ वेस्ट डंप किया जाए और वहीं उनको यूटिलाइज किया जाए। या शिजा, ये भी अच्छा है लेकिन इतना खास नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आपको 3 लिखने को कहे ना, तो मैं कहूंगा कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर पक्का लिखना, इलेक्ट्रिक और सोलर को पक्का लिखना, और आर्स वाली स्ट्रेटेजी, इन तीनों को पक्का करना। सही है। और जहाँ हम कह रहे हैं कि प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो है तो अच्छा, लेकिन जब 5 या 6 लिखने वहां पे लिख लेना, बिकॉज 3 में हमें पूरा पूरा अपना जोर देना है कि एग्जामिनर को खुश करना है। और प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक वीक रेस्पॉन्स है मिसालिया के हिसाब से। सो मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन जहाँ पे 4-5 लिखने हैं तो वहां पे ये लिखेंगे हम। ओके, प्रमोट पब्लिक गवर्नमेंट की जहाँ ट्रांसपोर्टेशन। हम नहीं लिखेंगे वहाँ हम लिखेंगे गवर्नमेंट शुड इनिशिएट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, क्योंकि प्रोमोट तो हम करेंगे ना, वो तो इनिशिएट करेंगे ना उसको। या वो भी है, लेकिन ये एक ना वीक रेस्पॉन्स है मिसालिया ने कहा था फॉर बर्निंग, क्योंकि इसका केमिस्ट्री से ताल्लुक ज्यादा नहीं दिखता, ये जनरल बात हो गई। फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स आई गेस कभी भी रिन्यूएबल नहीं होते हैं ना। ओके, तो बहरहाल 3 R's की स्टडी यूज करो, रिड्यूस करो फॉसिल फ्यूल्स को, रिसाइकिल तो नहीं कर सकते, बर्निंग नहीं कर सकते, और सॉरी रीयूज भी नहीं कर सकते, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स हमारे पास हो गए कि हम गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी कॉपी देखूं तो उसमें भी 2-4 लिखे हुए होंगे जो कि मिस ने लिखवाए थे। लेट मी शो यू 10। डिफोरेस्टेशन को स्टॉप करो या प्लांटेशन करो, ये हो गया। इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इसने लिखवाया है। चिमनीज में फिल्टर्स को यूज करो, जो कि सेम काम करेगी कैटालिटिक कन्वर्टर्स वाला। उसके अलावा 3 R's की स्ट्रेटजी करो, प्लांटेशन करो, स्मोकिंग को कम करो। स्मोकिंग को कम करना मतलब जो धुआं वगैरह निकल रहा है इंडस्ट्रीज को, उनको कम करो, मींस रिड्यूस रिसाइकिल बारे में ये आ रहा है। सो एयर प्यूरिफायर हो सकता है, एयर प्यूरिफायर्स को यूज करो, मींस फिल्टर्स मतलब सेम गवर्नमेंट की तरफ होता है ना एयर प्यूरिफायर व्हाटएवर। ओके, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रमोटेड, ये हम कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट हम भूल गए जो कि है बहुत ज्यादा काम का, अवेयर पीपल। ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसे लिखना जरूरी है। अवेयर पीपल अबाउट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ओके, तो जहाँ पे 3 लिखने हैं तो वहां पे अवेयर वाला लिख लो, कैटालिटिक कन्वर्टर वाला लिख लो, और इलेक्ट्रिक वाला लिख लो। यहाँ पे 3 में तो आ जाएंगे। बाकी 6-7 लिखने हैं तो ये सारे के सारे लिख लो, आपके पास चले चले जाएंगे। ओके, और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए। क्लियर ही होगा, आप लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे। फिर भी थम्स अप, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। आज सिर्फ एटमॉस्फेयर को ही कंप्लीट करेंगे हम, बिकॉज वो नहीं हो सकता इंडस्ट्रियल। अगर मुझे आप आधा घंटा और देंगे तो मैं इंडस्ट्रियल को भी कर दूंगा, इफ यू वांट। ओके, देन हमारे पास आ रहा है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। साथ ही साथ मुझे चैट में बता देंगे, कोई अगर कह रहा है कि 8:30 तक बैठ सकता है तो प्लीज। ओके, एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स बता दो। एक एसएलओ है 14.4, एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स, डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। सो एसिड रेन को हम जानते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं इसका। ये 14.4। ओके, डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, सो मैं आपको पॉइंट्स में बताता जाऊंगा कि हमारे पास जो रेन होती है ना, नॉर्मल रेन, पीएच ऑफ नॉर्मल रेन, वो होती है हमारे पास इज अबाउट 5.6 होती है हमारे पास। ओके,
pH of normal rain is about 5.6 मीन्स रेन जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। रीजन ये हो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 gas, okay, CO2 gas, carbon dioxide in our atmosphere, okay, जो कि हमारे पास रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ और बनाती है हमारे पास कार्बोनिक एसिड, ओके, विच प्रोड्यूसेस H2CO3, ओके। कार्बोनिक एसिड को बनाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर हमारी रेंज होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, ओके। देन हमारे पास आ जाती है एसिड रेन की पीएच क्या होती है। पीएच ऑफ एसिड रेन इज 4 और बिलो 4, ओके। एसिड रेन की पीएच जो होती है 4 होती है, 4 से कम होती है। रीजन हमारे पास ये है कि एसिड रेन हमारे पास फॉर्मेशन होती है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से, जो कि हमारे पास प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ओके। तो लिख लो सॉरी, एसिड रेन फॉर्मेशन is due to oxides of sulfur, okay, oxides of sulfur, okay, जो कि हमारे पास बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं जो कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, एंड इट इज आल्सो oxides due to sulfurs due to oxides of nitrogen, okay, नाइट्रोजन, ये हमारे पास बनाता है HNO3। इनके रिएक्शंस क्या हैं वो भी अब देख लेते हैं, ओके। HNO3 कैसे बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है वो देखेंगे। अब हम देखने से पहले थोड़ा मैं डिफाइन करूं कि एसिड रेन फॉर्मेशन इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर व्हिच फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर वेपर्स, ओके, एंड वाटर का हो या वाटर वेपर्स का हो, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, ओके। अब इनके रिएक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। देखिए हमारे पास SO3 होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड विच इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर। जब वो रिएक्ट करेगा हमारे पास SO2 लेते हैं, ओके, SO2 जब रिएक्ट करता है हमारे पास वाटर से H2O से, तो हमारे पास आ जाता है H2O, और हमारे पास ऑक्सीजन भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो प्लस O2, ओके। हमारे पास सल्फर है तो हम सल्फर क्या बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो लिख लो भाई सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, बाद में आप बैलेंस कर देना। सल्फ्यूरिक एसिड बना हमारे पास, बैलेंस करें तो H2 हमारे पास H2 है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 है, तो मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे राइट हैंड साइड में करूंगा इवन नंबर में, तो ऑक्सीजन 6 हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन 2 4 6, सो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है तो मैं सल्फर को 2 करूंगा, ओके। तब देखो बैलेंस हो गई। सल्फर कितने 2, सल्फर राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने 4 4 2 6 6 और 2 8, यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे देखें 4 2 8 8 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने 4 4, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई। सल्फर ट्राईऑक्साइड को देखें, सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है हमारे पास वो ये करता है SO3 सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड,
ये रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा बता दो कि जरूरत क्या है चीज की। हमारे पास ऑक्सीजन की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, और जहाँ से जिस रिएक्शन क्या से आपके पास बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, उसे बना दो। याद करें, यहाँ रटे मारने की जरूरत नहीं है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है हमारे पास, और सल्फर एक है, तो सल्फर एक है हमारे पास आ गया। ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, याद रखना। साथ ही साथ नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड कैसे बन रहा है, तो हम देखें NO2 जब हमारे पास NO2 प्लस वाटर H2O प्लस H2O। ओके, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा HNO3। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को दो करो। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन को दो करो। ओके, पांच हमारे पास हो रहे हैं, ऐसे मैं करूंगा चार, ऐसे मैं करूंगा चार, इसे मैं करूंगा दो, और इसे मैं करूंगा चार। चार सही है। हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन चार है, नाइट्रोजन चार है, नाइट्रोजन चार है। ऑक्सीजन कितने हैं? चार, आठ, और आठ और दो 10 हैं। और यहाँ पे आ रहे हैं 12। तो मीन्स इसमें हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो O2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, असल में मैं पीसी पे बैठा हूँ, वरना हम कंडीशन में लिखते हैं ना कि एरो के ऊपर लगा देते हैं O2 है यहाँ पे। सो मैं पीसी पे बैठा हूँ, एरो के ऊपर नहीं लगा पा रहा, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो दो ऑक्सीजन, दो दो चार, चार और आठ 12 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। चार आठ 12, 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए। तो ये भी एक होगी हमारे पास, बैलेंस इक्वेशन हो गई। ओके, सो इनकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ये हमारे पास एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस वजह से होती है, क्लियर है तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। थम्स अप जल्दी करो भाई। अब अफेक्ट्स आप मुझे खुद ही बताएं, मैं लिखूंगा आपके बताए हुए। क्या इफेक्ट्स होते हैं एसिड रेन से? आप चैट में लिखे, मैं यहाँ पे स्क्रीन में लिख रहा हूँ। ओके, ए डिग्री बिल्डिंग डैमेज, building damage, and increase the acidity of the soil. increases the acidity. Okay, Baneka increases the acidity of soil. That is great. Example of building damage. बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स डैमेज होते हैं। फाइन। नो 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 शिजा, ये नहीं होता। होता है, लेकिन ये एक वीक रेस्पॉन्स में चला जाएगा। स्किन कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्किन कैंसर होता है एसिड रेन की वजह से। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्किन कैंसर डिजीजेस तो होती हैं। एल्गी फॉर्मेशन और सी ना ना, वो वाटर बारे में यार। ओके, स्किन कैंसर में थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, स्किन कैंसर होता है कि नहीं। डज एसिड रेन causes cancer? Acid can affect human in many ways. It affects the skin and can cause rashes. Rashes क्या होते हैं? गाढ़ो कर लेंगे, लाल नहीं निशान आ जाता है। इंजरी, हीट वगैरह कर देती है। मींस एसिड्स के जो इफेक्ट होते हैं वो ही होते हैं, बाकी कैंसर का आई एम नॉट श्योर। ओके, रेस्पिरेटरी नहीं होती आई गेस, क्योंकि रेन वॉन्ट कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हाँ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी नहीं होते। ओके फाइन, चलो मैं लिख रहा हूँ, उनको देख लो। ओके, it decreases the pH of lakes, rivers, seas, oceans, and other water bodies. Okay, which affects marine life. कहाँ गया?
मेराइन या मेराइन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ, ओके, इज aquatic तो तव्हां चयो वीक रेस्पॉन्स में आहे। करो मूं इहो ई चयो कि है ना मरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ के डैमेज कंदी है। क्लॉग इस क्या है, मुझे इसकी मीनिंग नहीं आती। क्लॉग एक होता है जो क्लॉग कर देना, रोक देना, ब्लॉक कर देना। वही समझ लो भाई। इन जी वजह सां जेको आहे न मिस पूरो ॿुधायो आहे, बुक में बि लिखियल आहे कि एल्यूमिनियम मेटल हूंदो आहे न, वो क्लॉग करे छॾंदो आहे फिश जे गिल्स के, जंहिंजी वजह सां तो वो पूरा ब्रीथ बताओ, कोन करे। पूरा पेपर वाला कह रहा है पूरा। एल्यूमिनियम क्लॉग्स द फिश गिल्स देयरफॉर इट कॉजेस डेथ। वो भी मैं लिखूंगा। या लीड, एल्यूमिनियम लीड कौन नहीं। ओके, मेराइन लाइफ एज एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव in acidic water, okay, therefore number of lakes and rivers do not contain any life, okay, in them। एक तो ये हो गया। दूसरा लिखोगे pH जो डिक्रीज हो रही है लेंस की, ये भी पॉइंट आई गेस किसी ने कहा कि pH डिक्रीज हो रही है लेंस की, ओके, या एसिडिक कर देता है लेंस को, ओके, इट डिक्रीजेस द pH of land and soil, okay, which is harmful for vegetation या for crops and mostly plants do not grow in acidic soil। एक तो पॉइंट ये भी हो गया, पीएच डिक्रीज हो जाती है लैंड की, जिस वजह से क्रॉप्स वगैरह के लिए ये हार्मफुल है। प्लांट्स भी बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में नहीं होते, ओके। इट मे लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज। हाँ, somebody said, Hiba said कि लीचिंग होती है हेवी मेटल से, ओके, इट लीचेस, लीचिंग होती क्या? खदर देना है, ड्रेन आउट कर देना। इट लीचेस द heavy metals, heavy minerals from lands when it run off from rocks, uh, lands and different surfaces, okay, different no, rocks and lands लिखो, okay, when run off from rocks and lands, okay, जब ये rocks and lands से पास होती है डिफरेंट मेटल्स को लीच करता है, ओके, मिनरल्स को लीच करता है, स्पेशली मेटल्स। वो होते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम आ जाता है उनमें, ओके, कैडमियम भी आ जाता है, लीड भी आ जाता है, और भी क्रोमियम भी आ जाता है, मर्क्यूरी भी आ जाता है, Hg मर्क्यूरी भी आ जाता है, एटसेट्रा, और भी बहुत से आ जाते हैं, ओके। सीडी है, हाँ, सीडी कैडमियम, ओके। And when causes waterborne diseases by Shiza. waterborne diseases, हाँ ये सब ये, when concentration of these metals increase, मैं पूरा एक पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ, अगर ये सीआर क्यों आ गया तो बंदा कर जाएगा। increases in water bodies, it causes so many damages to aquatic life, okay, such as Shiza said के aluminum clogs the fish gills, ultimately causing their death, okay। गिल्स एक हमारे लिए जैसे नाक और मुंह में जहाँ से हम सांस लेते हैं, वैसे तरह गिल्स होते हैं फिश के, जहाँ से वो सांस लेते हैं। ये किलो कर देता है, बिलो कर देता है एलिमेंट उनको, और उसकी वजह से फिश रेस्पायरेट नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती, एज अ रिजल्ट वो डाई हो जाती है, मर जाती है, ओके। ये हो गया
एक और पॉइंट आता है कि एक इसी में आ जाता है कि बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है जमीन से, सो जिसकी वजह से प्लांट्स लैंड है ना ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रहती, ये पॉइंट भी हो सकता है। ओके, सो इसी में आ जाता है कि लैंड जो ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं रह सकती, जिसकी वजह से लैंड एसिडिक भी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांटेशन करना कम हो जाती है। ओके, इसके अलावा होता है कि लॉस ऑफ हैबिटेट और एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज might occur. It burns the leaves of trees. Okay, it burns the leaves of trees and damages the soil, due to which trees become vulnerable to diseases, okay, and weather changes। okay, अब ट्रीज के पत्तों को बर्न कर देता है, रूट्स को कमजोर कर देता है, डैमेजेस इज सॉइल एंड वीकन्स द रूट्स, ड्यू टू विच ट्रीज जो होते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं डिजीजेस एंड वेदर चेंजेस, मतलब डिजीज वगैरह उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वेदर चेंजेस को वो वेदर चेंजेस होंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके अलावा मॉन्यूमेंट्स वगैरह डैमेज होते हैं, डैमेजेस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, ओके, which are made of marble. Marble means limestone, calcium carbonate. Okay. So एक पॉइंट ये भी हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। ER क्यू आना नहीं, वरना इसके इफेक्ट्स बहुत से हैं। सॉरी, एटमॉस्फेयर में से ER क्यू आ सकता है, वाटर में से ER क्यू नहीं आएगा। सो ER क्यू आएगा तो इसका हो जाएगा 5, तो 5 पॉइंट्स में 5 पॉइंट और मार्क्स। छठा मार्क्स लिख लें तो अकदस वाज सेइंग के ड्यू टू एसिड रेन extinction of so many species from earth is increasing because they they cannot survive in such area in such acidic rains। ओके, एसिड रेन होती है, बहुत सी स्पीशीज जल जाती हैं, जैसे मैं पत्तों का कहा, इसी तरह से मकोड़े वगैरह होते हैं, चींटियां वगैरह, वो भी जल जाती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह जल जाते हैं, तो बहुत सी स्पीशीज खत्म हो रही हैं। हैबिटेट भी तो लॉस हो रहा है। ओके, हैबिटेट भी लॉस हो रहा है। हैबिटेट किस तरह से लॉस हो रहा है? तेरी जगह पे फसलें खराब हो रही है तो तू तो चला जाएगा ना उस जगह से, तेरे पास दूसरी कोई जगह होगी नहीं तो क्या करेगा? समाव हैबिटेट भी लॉस हो रहा है। मेरा 6 पॉइंट्स आ गया तो 6 मार्क्स का हो गया। इफेक्ट्स, कॉजेस एंड सोर्सेस ऑफ एसिड रेन, क्या वजह है क्या नहीं, सब क्लियर है तो मुझे जल्दी से थम्स अप दे दो। You can change your name. बेनजीर, कंजा, हेबा, शिजा, जल्दी से थम्स अप दे दो मुझे, बाकी रात 8 तक ट्यूशन है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हूँ, मुझे अभी करना है एटमॉस्फेयर को ही कंप्लीट, आज आए केस नहीं हो गया। ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है? सो ओजोन जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में है हमारे पास। ओके, ओजोन फॉर्मेशन की तरफ जाएं। हो गया। एसलो हमारे पास है 14.5, 14.5.1 describe ozone O3 फॉर्मेशन। ओके, अब ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमें पता है कि
ओजोन जो हमारे पास, ओजोन पहले लिख लेंगे। ओजोन हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे है? O3 स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन, हमें प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर where it is continually being formed and deformed. ओके, जहाँ पे कंटिन्यूली फॉर्म भी हो रही है, डिफॉर्म भी हो रही है। ओके, ड्यू टू यूवी रेज। सो जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो यूवी रेज की वजह से होती है, जिसका मैं रिएक्शन आपको दिखाऊं तो यूवी रेज होती है हमारे पास, यूवी रेज कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअली। यूवी रेज प्लस मैं ले रहा हूँ ओजोन O3, या पहले मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन। ओके, O2। ओजोन बनती कैसे? ओके, फॉर्मेशन। सो O2 जब ओजोन यूवी रेस से करता है तो O के 2 रेडिकल्स आ जाते हैं हमारे पास, सही है। O के 2 रेडिकल्स आ जाते हैं हमारे पास। ओके, दो रेडिकल्स ऑफ आ जाते हैं ऑक्सीजन के। उसके बाद ये जो 2 रेडिकल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये किसी और जब हीट आती है, जब ओजोन ऑक्सीजन के पास आता है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देता है 2 ऑक्सीजन एटम्स में, जिसे हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन रेडिकल। ओके, अब जो भी ये ऑक्सीजन रेडिकल हमारे पास रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा जो होगा O3 एंड दैट इज ओजोन। सो ओ कहाँ गया? ओजोन एटम प्लस O2। ओके, O2 और ये हमारे पास बनेगा O3। ओजोन की फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसे हो रही है। ओके, अब आ जाते हैं लोअर में हमारे पास। ओके, ओजोन लोअर में हमारे पास कैसे बनती है? ओजोन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, रिएक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ओजोन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस हाइड्रोकार्बन्स वगैरह और ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तब हमारे पास ओजोन फॉर्मेशन होती है। और ये जो इन लोअर एटमॉस्फेयर, ओके, लोअर एटमॉस्फेयर, और ये जो ओजोन होती है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट है, दैट इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। जबकि ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में वो हमारे लिए एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, वो तो हमारे काम की है भाई। लेकिन जो लोअर एटमॉस्फेयर का हो या ट्रोपोस्फेयर का हो, वहां पे ओजोन फॉर्मेशन हो रही है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज सेकेंडरी ओजोन और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, ये हो गया हमारे पास ओजोन की फॉर्मेशन। अब ओजोन की हमें डिप्लीशन देखनी है, आई गेस यही है। चलो हमारे पास डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, सो अब कह रहा है 14.6 डिस्क्राइब O3 ओके डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। आप अपना अपना रेस्पॉन्स दे दे मुझे चैट में, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चैट खोल। ओजोन एंड स्ट्रेटोस्फेयर is being depleted depleted due to air pollution, due to some air pollutants. Okay, some
air pollutants such as CFCs. Okay, CFCs की वजह the cause of ozone depletion is burning of fossil fuels. How? रीजन के साथ मुझे बताते जाएं. ओके, तो CFCs इसकी वजह से ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में डिप्लीट हो रही है हमारे पास. It is the excess use of refrigerators and air conditioners. मतलब हमारे पास CFCs की गैसेस आ रही हैं. The cause of ozone depletion is burning of fossil fuels. बेनजीर, अच्छा उसका रिप्लाई दिया है. Burning of fossil fuel causes emission of oxides of carbon. That is nice. ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने पीसी पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि CFCs, एक तो हमारे पास CFCs जो गैसेस हैं बहुत से एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि CFCs मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारे पास ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं. शीजा ने कहा कि हम एसिड रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, बिकॉज वहां से हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन. फाइन. सो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स समहाउ मैनेज कर देते हैं, वो हल्के होते हैं और वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं ओजोन की लेयर के करीब, मींस अर्थ की सरफेस से 25 से 30 किलोमीटर आगे ऊपर चले जाते हैं. वहां पे जाके जब यूवी रेज उनके ऊपर पड़ती हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे पास, और वो क्लोरीन एटम में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. और क्लोरीन एटम जब हमारे पास ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन बना देता है. और वन क्लोरीन एटम can stop formation of or can break down the thousands or thousands or lakhs of molecules of ozone. इसको भी मैं लिख रहा हूँ. ओके, अब पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. रिएक्शन ये हो रहा है कि CFCl3, आई गेस इट इज द फॉर्मूला करेक्ट, CFCl3, आई एम फाइन. ये जब यूवी रेज के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, यूवी रेज से ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा CFCl2 में प्लस Cl के एक एटम है. ओके, अब ये Cl का जो एटम है हमारे पास, क्लोरीन का एक एटम, ये जब रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ, ओके, तो ये हमारे पास बनाएगा O2 प्लस OCl. ओके, आगे जाएं तो ये O2 जो है ना, OCl डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन के एक एटम में प्लस Cl के एक एटम में. ओके, अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो वापस जाएगा भाई, एक और ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा जैसे कि पहले कर रहा था. ये रिएक्ट करेगा प्लस ये एक और ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बनाएगा ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास बनाएगा O2. ओके, और ये जो क्लोरीन एटम था ना, ये वापस जाएगा किसी ओजोन के पास, वापस जाके ये ऑक्सीजन बनाएगा, OCl बनाएगा, OCl वापस डिसोसिएट होगा ड्यू टू यूवी रेज. ओके,
देन ऑक्सीजन एटम तो वापस सॉरी ऑक्सीजन एटम जो है वो वापस एक और ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना देगा, लेकिन ये क्लोरीन एटम जाके वापस दूसरे ओजोन के एटम पे अटैक करेगा। ओके, सो इस तरह से एक क्लोरीन का एटम थाउजेंड्स और इवन लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कभी डिकम्पोज नहीं होता? ओके, ये कभी डिकम्पोज नहीं होता? होता है आहिस्ते आहिस्ते, जब तक ये हो तब तक ये थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज कर डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। एक और चीज, ओजोन होल। होल मतलब सुराख हो कहीं जगह पे, है ना। ओजोन होल इज नथिंग एल्स बट जब हमारी ओजोन मॉलिक्यूल्स आहिस्ते आहिस्ते डिप्लीट हो रहे हैं, ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है, तो वो थिनर एंड थिनर होती जा रही है। जो एरिया हमारे पास थिनेस्ट है ओजोन लेयर का, उसे हम कह रहे हैं ओजोन होल। ये कोई होल नहीं है बट ये थिन एरिया है। द थिनेस्ट एरिया ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। बेसिकली ये कोई होल नहीं है। ओके, सो इसका भी कहीं आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन हो गई, इसके इफेक्ट्स देखें तो ओजोन हमारे पास डिप्लीशन की वजह से हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशंस आती है। ओके, इफेक्ट्स लिखें तो इफेक्ट्स बोल्ड। ओके, वेरिएंस इन टेम्परेचर आती है, सही हमारे पास वेरिएंस इन टेम्परेचर आती है। और क्या होता है, फूड चेन डिस्टर्ब होती है हमारे पास, फूड चेन वेरिएंस है गेट्स डिस्टर्ब्ड। ओके, बहुत सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्या कहते हैं खत्म हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक कॉज है ओजोन रेस का। ओजोन का जब ओजोन डिप्लीशन होगी जिसकी वजह से यूवी रेस ज्यादा आएंगी, यूवी रेस हमारे अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये CFCl कौन सी वाली ओजोन को तोड़ती है, स्ट्रेटोस्फीयर वाली को या स्ट्रेटोस्फेयर वाली को, और वो उसको नहीं, जो वो बनती है वो किसमें होती है, ट्रोपोस्फीयर? वो ट्रोपोस्फेयर का हो या लोअर एटमॉस्फेयर। ओके, देन आ जाता है हमारे पास एसिड रेन्स भी होती हैं। ओके, ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स भी आ जाते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है। तो ओजोन की डिप्लीशन में ग्लोबल वार्मिंग के सारे इफेक्ट्स लिख लो। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सी लेवल राइज होगा, फ्लड्स आएंगे, रेन्स होंगी, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेशीज होंगी। ये सारे के सारे जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं वो भी ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको बातों नहीं बता दीजिए दिए हैं। ये ठीक है। ओके, लाइव्स को डेंजर आ जाता है एसिड रेन्स वगैरह की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होती है। मेरे पास यही लिखा हुआ है। फाइन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, टी मींस टेम्परेचर। ओके, टी मींस टेम्परेचर। ओके, ये क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। थम्स अप। अब थोड़ा ही रहता है, मैं ये चैप्टर वाइंड अप करूंगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा इंडस्ट्रीज की। अगर कोई देखना चाहे तो आज रात को देख सकता है, बिकॉज टुमारो स्ट्रेस जो आ रहा है वो देख ले भले। ओके, ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी अभी ओजोन के यूजेस का मैं देखना है। ओके, कह रहा है लिस्ट द यूजेस ऑफ ओजोन। सो लिख लो भाई कि पहला ये आ रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस। यूवी रेज ऑफ सन। यूवी लिखना सही रहेगा पेपर में या अल्ट्रावायलेट पूरा? सेम है। नहीं, वो एंड शॉर्ट फॉर्म प्रोड्यूसेस मसला करता है। हीट, इट इज एक्सेप्टेबल। सही। ओके, एक तो ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या कहते हैं, ओजोन यूज होता है एज एयर, यूज्ड एज एयर प्यूरिफायर। ओके, ओजोन को एज एयर प्यूरिफायर भी यूज करते हैं। ओके, सो मीन्स एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसे खत्म करने के लिए हम ओजोन को यूज कर सकते हैं। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बिकॉज यूवी रेज आएंगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
उसकी वजह से हमारे पास बहुत से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होगी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, मीन्स ये हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा हमारे पास है कि ये ड्राइंग एजेंट भी है। ओके, ड्राइंग एजेंट भी है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहा है, लॉन्ड्रीज में भी यूज हो रहा है। सबसे बड़ा चीज ये एक डिसइंफेक्टेंट भी डिसइंफेक्शन करता है। ओके, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, यूज एज डिसइंफेक्टेंट। ओके, जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको ये खत्म कर देता है हमारे पास। उसके अलावा ये एलिफेटिक है, मीन्स ये प्रिवेंट करता है हमारे पास डिजीजेस को। ओके, एलिफेंट का डिजीज क्या था? सॉरी, एंटीसेप्टिक, that means it is a preventer of disease caused microorganisms organisms। ये बायो की टर्म है। ओके, एंटीसेप्टिक means it prevents us from disease causing microorganisms। ओके, सो ये सारे के सारे यूजेस हैं हमारे पास ओजोन के। दैट इज इट। सर्जरी टूल्स को बनाने के लिए भी यूज होता है। सो यूजेस आपको याद ही करने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। देन आ जाता है हमारे पास ओजोन होल क्यों हो रहा है। सिंपल, ओजोन होल इज ड्यू टू CFCs। पॉल्यूशन या CFCs या एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। दूसरे इफेक्ट हम देखें, सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन इज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओजोन क्लियर है, मुझे थम्स अप दे दीजिए। दो बैठे हुए हैं प्लीज, जल्दी से थम्स अप। सिर्फ इसी चैप्टर को खत्म करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट रहता है, ग्लोबल वार्मिंग रहती है, उसके इफेक्ट्स बताएं। हिबा एंड शिजा, थम्स अप। वैसे आपको तो मेरे से भी ज्यादा क्लियर है, फिर भी 14.5.7 क्या था। और ये था 14.5.2। ये था 14.5.3। जल्दबाजी में मैंने थोड़ा गलत लिख लिया इसलिए उसको। अब आ रहा है हमारे पास 14.6। ओके, 6.1, जिसमें हमें डिफाइन करना है, डिफाइन डिफाइन करना है आई गेस। डिफाइन द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। वीडियोस में भेज दूंगा इसकी, मेरे पास यूट्यूब से कुछ है। बहरहाल इसमें होता ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स इट इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ। ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हीट हमारे पास सन से आ रही है वो हमारे पास अर्थ पे आती है। अर्थ की सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास वो हीट ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर देते हैं या ट्रैप कर देते हैं। सही है, उसी हीट को वो रात के टाइम पे रिलीज करते हैं, ड्यू टू विच रात को हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ये हम ग्रीन हाउसेस में भी यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे प्लांट्स को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, सो ये ग्रीन हाउस की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि इट इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेस सच एज। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं ये याद रख लो। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मैं बड़ी वाली बता रहा हूँ। सही है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी एक बड़ी वाली गैस है हमारे पास, नाइट्रस ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई नहीं भूल सकता, इट इज द मेजर वन। ओके, और भी बहुत सी होती हैं लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ मेजर मेजर बताई हैं।
So these are the greenhouse gases. It is a trapping of heat by greenhouse gases. Trapping of heat by greenhouse gases in Earth's Earth's atmosphere, due to which temperature of Earth is maintained. Okay, so simple ये एक ट्रैपिंग ऑफ हीट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चों वाला है, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं. अब आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे. ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब हमारे पास इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो मीन्स ज्यादा हीट ट्रैप होगी इनसाइड द अर्थ सरफेस. ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ओके, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज किसका हो रहा है? अर्थ का, मीन्स ग्लोब का. सो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करो. इट इज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर of Earth due to high concentration of greenhouse gases. ओके, मैंने ये बता दिया आपको किसका? ग्लोबल वार्मिंग का. ओके, ग्लोबल so global warming is the increase of temperature of Earth's surface due to high concentration of greenhouse gases. कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज हम आजकल बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, उसकी वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह हो रहे हैं, उसकी वजह से भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. फाइन. सो ग्लोबल वार्मिंग हो गया. इसके अफेक्ट्स देखें तो अफेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं. अफेक्ट्स melting of glaciers. ओके, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होती है. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस केव्स एंड आइसबर्ग्स. ओके, icebergs which increases the increases the sea level and become a cause for loss of habitat for polar animals such as penguins and polar bears etc. Okay, देन आ जाता है हमारे पास सी लेवल इंक्रीज हो रहा है ना. तो सी लेवल ड्यू टू rise in sea level, chances of floods का ना सॉरी, अभी मैं एक और चीज बताऊंगा पहले. chances of submerging of coastal areas is increasing or are increasing. Okay, increasing resulting in migration, climatic migration. हाँ, वो तो वर्ड पूछेगा ना, वो अबेंडन दी. हाँ, ओके. एक तो सी लेवल राइज हो रहा है. ओके, चेंज एक और जो होता है मेन जो सबकी वजह से हो रहा है, जो मुझे पहले लिखना चाहिए था. टेम्परेचर ऑफ ग्लोब इज इंक्रीजिंग. ओके, ये तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है. टेम्परेचर ऑफ ग्लोब इज इंक्रीजिंग
इसको ज्यादा डिफाइन करो तो 0.05 डिग्री सेल्सियस हर साल इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ओके, तो नॉलेज होगी आपकी। सी लेवल राइज हो रहा है 0.05 0.5 0.05। चेंज इन वेदर पैटर्न हो रहा है, जिसकी वजह से हम सिंधी में कहते हैं ना बेमुंदा तो मी बेवसन, दैट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, चेंज इन वेदर पैटर्न हो रहा है जिसकी वजह से बारिशें होने लगती हैं। ओके, रिजल्टिंग इन heavy rains and floods etc. ओके, और लिखना चाहो तो some species cannot survive in high temperatures. Which results in extinction of such species. ये हो 1 2 3 4 5। छठा भी लिख लोगे 6 मार्क्स का ये क्यों है, तो छठा ये हो सकता है जब हेवी रेन्स होती हैं तो हमारे पास डिजीजेस वगैरह होती हैं। ओके, सो मैं साइक्लोन में लिखी लगा टॉर्नेडो साइक्लोन। ओके, हेवी रेन्स, साइक्लोन्स, एक और 2 एग्जांपल्स आ गई एग्जस की तरफ से। टॉर्नेडोस कितना है ना। हाँ होंगे। ओके, अब आगे वाला पॉइंट ये आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग gives birth to so many diseases. मैंने डिजीज कर सो मैंने like मलेरिया, डेंगू, और कौन सी होती हैं मलेरिया एटसेट्रा, मेरे लिए वो एटसेट्रा होती हैं। टाइफाइड तो नहीं होती, पता नहीं। ओके, सो सम डिजीजेस ऐसी होती हैं। 6 पॉइंट्स हो गए, 6 मार्क्स का ईआरक्यू खत्म, ग्लोबल वार्मिंग खत्म, इसके इफेक्ट्स खत्म, चैप्टर इज ओवर। एंड सॉरी बहुत ज्यादा बड़ी क्लास होगी, हुई तो 2 क्लास की है। ओके, हुई तो 2 क्लास की 2 घंटों की क्लास है।